नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ में ट्रेनें रद्द करने को लेकर हो रही सियासत पर अब ब्रेक लगने का अनुमान है, क्योंकि रेल मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ से संचालित और गुजरने वाली 6 ट्रेनों को बहाल कर दिया है। ये ट्रेनें अब फिर से अपने नियमित समय पर चलेंगी। कुछ दिन पहले ही रेलवे ने छत्तीसगढ़ की 22 ट्रेनों का परिचालन 23 मई तक अलग अलग तारीखों में कर दिया था। इसके बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई थी। सत्ताधारी दल कांग्रेस ने डीआरएम ऑफिस रायपुर का घेराव कर ट्रेनें फिर से शुरू करने की मांग की। सीएम भूपेश बघेल ने टेलीफोन पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से चर्चा की थी, जिसके चलते अब बिलासपुर, अमृतसर समेत कई ट्रेनों को फिर से तय समय पर नियमित चलाने का ऐलान किया गया है। रेलवे की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अमरकंटक में कोई नया निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नर्मदा रहेगी तो हम रहेंगे। नर्मदा के बिना हम अपने अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते। सीएम चौहान ने अमरकंटक और नर्मदा उद्यम स्थल के निकट पर्यावरण संरक्षण संबंधी केंद्रीय मंत्रियों और पर्यावरणविद और विचारक सुरेश सोनी के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि 2018 के बाद नर्मदा संरक्षण से जुड़े कामों की गति धीमी हो गई थी। अब यह निर्णय लिया गया है कि अमरकंटक में कोई नया निर्माण कार्य नहीं होगा। इस संबंध में शीघ्र ही कुछ सख्त निर्णय जल्द ही ले लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक को लेकर जानकारी दी। कैबिनेट बैठक में संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजनाओं को स्वीकृति दी गई। साथ ही मिश्रा ने प्रशांत किशोर को योग्य व्यक्ति कहा और कहा कि डूबते जहाज की सवारी कोई नहीं करना चाहता। आदरणीय प्रशांत किशोर जी का ट्वीट देखा है और ट्वीट देखने के बाद माननीय कमलनाथ जी को, माननीय दिग्विजय सिंह जी को बधाई दूंगा कि उनकी बात फिर मान ली गई। अगर इसके हम दूसरे पहलू पे विचार करें तो मैं मानता हूं कि प्रशांत किशोर जी बहुत योग्य व्यक्ति है और कांग्रेस एक डूबता जहाज है और डूबते जहाज में कोई नहीं बैठना पसंद करेगा और ये तो बहुत योग्य है। प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड का आज गठन किया गया है। इसमें जो बोर्ड है इसकी कई विशेषताएं भी हैं, जैसे एक शासी निकाय होगा जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे, एक टास्क फोर्स का गठन होगा, बोर्ड में संचालक पदेन होंगे, एक समिति कलेक्टर की अध्यक्षता की अलग से होगी, एक आत्मा गवर्निंग बॉडी के नाम से भी होगी। 7 पदों के सृजन का भी आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। ये मूल रूप से जैविक खेती को प्रोत्साहन करने की एक अभिनव योजना है इस बोर्ड के अंदर। और आप सब भी देखते होंगे पेस्टिसाइड से, खाद से, यूरिया से जिस तरह से ज़मीन का नुकसान होता है, हमें ज़मीन भी बचाना है, हमें जीवन भी बचाना है, हमें जल भी बचाना है। और इसलिए इन सबको ध्यान में रखते हुए ये प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड, जैसा आप प्रधानमंत्री जी का सुनते भी होंगे, उसके गठन की आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस मनाने का था, उसकी तारीख 1-2 दिन आगे पीछे इसलिए कर सकते हैं कि सारक 2 मई को काफ़ी बड़ा है, तो लाडली लक्ष्मी जो हमारी दिवस है उसकी तारीख 2-3 दिन आगे पीछे हो सकती है। आज महत्वपूर्ण निर्णय में 3 नवीन योजनाओं जिनकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी। संत रविदास स्वरोजगार योजना हमारे एससी के भाइयों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसमें 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के विनिर्माण की गतिविधियों के लिए इनको दिया जाएगा। सेवा व्यवसाय के लिए 1 लाख से 25 लाख रुपए तक का ऋण पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का अनुदान दिया जाएगा। बैंक ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक निगम वहन करेगा। परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
इसमें संभावित व्यय जो 5 वर्ष का है वो 209.4 करोड़ रुपए का है। एक दूसरी योजना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना है। इसमें भी रोजगार की गतिविधियों के लिए 10,000 से 1 लाख रुपए तक की परियोजनाओं को स्वीकृत किया जाएगा। ऋण पर 7% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। बैंक के ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर से भी 5 वर्ष तक निगम वहन करेगा। ऐसी अनेक योजनाएं, अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण, इसमें विभिन्न लाइन विभागों, निगम, जिला कलेक्टरों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक की परियोजना स्वीकृत की जाएगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति अनुशंसा करेगी। योजना में कम से कम 3/4 लाभार्थी अनुसूचित। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी नेताओं पर बड़ा आरोप लगाते हुए विवादित बयान दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी नेता ही कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसे देकर पत्थर फिकवाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तथ्यों की जांच होनी चाहिए। इसको लेकर जब पत्रकारों ने सवाल किए तो दिग्विजय सिंह ने सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया। कमलनाथ के विधानसभा को बकवास बताने वाले बयान पर मंत्री विश्वास सारंग की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि कमलनाथ का ये बयान बचकाना है। उन्होंने आगे कहा कि नेहरू परिवार ने पैसे लेकर कमलनाथ को लोकसभा और विधानसभा में ये सारा काम दिया है और ये बयान दिलवाए गए हैं। पत्थर पड़ गए। मुझे आश्चर्य होता है, पहले वो ये कहते हैं कि घटना में मुसलमान इन्वॉल्व नहीं थे, फिर वो ये कहते हैं कि एक वर्ग विशेष पर सरकार कार्रवाई कर रही है, बुलडोजर चला रही है, फिर वो ये कहते हैं कि निर्दोषों को विक्टिम बनाया जा रहा है, और फिर वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही मुसलमानों से पत्थर फेंकवाए। मुझे आश्चर्य है कि दिग्विजय सिंह जी रोज सुबह उठकर अपना बयान क्यों बदल रहे हैं। दो चीजें इस बात से निश्चित होती हैं। पहली बात तो ये हो गया कि मुसलमानों ने पत्थर फेंके हैं, ये दिग्विजय सिंह ने एस्टेब्लिश कर दिया, ये इस बात को स्थापित कर दिया। दूसरी बात ये है कि दिग्विजय सिंह ये भी मानते हैं और ये कह रहे हैं कि मुसलमान बिकाऊ है। विधानसभा जैसे मंच के लिए उपयोग करते हो और उसके बाद उसका संरक्षण करते हो। मुझे अच्छा लगता कमलनाथ जी बोल देते कि मुझसे गलती हो गई और मैं खेद व्यक्त करता हूं। आप खेद व्यक्त करना तो दूर, आप अपने बयान को जस्टिफाई करने में लगे हो। ये कांग्रेस की मानसिकता देखिए। कांग्रेस ने हर समय इस देश के लोकतंत्र को नेहरू परिवार की ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स समझा है। लोकसभा और विधानसभा की गरिमा है, उसकी परंपरा है, और मैं तो विधानसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा, मैं पत्र लिख रहा हूं कि निश्चित रूप से कमलनाथ जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा है, हम विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव तो लाएंगे ही, पर विधानसभा अध्यक्ष जी को भी चाहिए कि उन पर कार्रवाई करें। देखिए, प्रशांत किशोर जी बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। उनको मालूम है कि डूबते जहाज में कभी सवारी नहीं की जाती, और इसीलिए उन्होंने अपने आप को कांग्रेस से अलग कर लिया। अब ये भी यक्ष प्रश्न है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी इसका विरोध किया। देखिए, मैं पहले से कहता आया हूं, जिस पार्टी के पास नेतृत्व की और स्ट्रेटेजी की कमी होती है वो मैनेजमेंट गुरु के शरण में जाते हैं। वैसे ये उनका इंटरनल मामला है। प्रशांत किशोर जी का भी ये व्यक्तिगत निर्णय है, परंतु मुझे लगता है कि उन्होंने इसी कारण अपने आप को कांग्रेस से दूर किया कि दुनिया में और हिंदुस्तान में ये स्थापित हो चुका है कि कांग्रेस अब गॉन के शुरू होने वाले। हाँ, तो वो अब शुरू हो रहा है, 5 से 12 यो ही होगा। उसमें कुछ
स्पेसिफिक प्लानिंग मध्य प्रदेश की अपनी? नहीं, हमारी देखिए, जो हमें केंद्र सरकार की ओर से निर्देश मिलेगा, हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे। हम बहुत सफलतापूर्वक हर सेगमेंट को वैक्सीन लगा चुके हैं। जो टारगेट सेगमेंट था उसको हमने सफलतापूर्वक वैक्सीन लगाई है। हमारे वैक्सीन के स्थल चिन्हित हैं, वैक्सीनेटर तैयार है, हमारी कोल्ड चेन बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे दिशा निर्देश मिलेंगे हम उसका अक्षरशः। दिग्विजय सिंह के बयान पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह हमेशा इस तरह की बातें करते हैं जिससे कि सांप्रदायिकता फैले। विकास के कामों से जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं दिग्विजय सिंह। दंगों की आग में मध्य प्रदेश को दिग्विजय सिंह और कांग्रेस धकेलना चाहती है। बीजेपी शासित राज्यों में दंगों पर लगाम है। कश्मीर में धारा 370 समाप्त करने से आतंकवाद की फैक्ट्री पर रोक लगी है। देखिए, कमलनाथ जी वरिष्ठ नेता हैं, इतना संसदीय अनुभव है उनका, संसदीय वो है, और मैं समझता हूं कि उनको इस तरह से नहीं कहना चाहिए। विधायिका का लोकतंत्र का अपमान है। ये लोकतंत्र का मंदिर है और मंदिर के प्रति हम सबकी आस्था है, और इसलिए ये जो उन्होंने कहा है ये उचित नहीं है। हम इसकी कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने निर्णय क्यों नहीं लिया? कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तब चाहे वो चयनित शिक्षकों का मामला हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का मामला हो, चाहे अन्य मामले हों नियुक्तियों भर्तियों से संबंधित, इसमें किसी में भी 1.25 साल इन्होंने कोई निर्णय नहीं किया। आज हमारी सरकार आने के बाद हम लोग सब चीज़ों में निर्णय कर रहे हैं, और जहाँ पर जो वैधानिक रूप से हो सकता है वो वैधानिक रूप से सरकार करने का काम कर रही है। कई विभागों में भर्तियां चल रही। देखिए, ओबीसी आरक्षण के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी गंभीरता से पहले दिन से इस बात का प्रयास कर रहे हैं। सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस बात का लगातार प्रयास कर रही है कि मध्य प्रदेश में लगभग 50% जो पॉपुलेशन है वो ओबीसी की है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का ये मानना है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए, पीके ने बीच में काफ़ी समय कांग्रेस के साथ डिस्कशन किया और काफ़ी बैठकें उन्होंने की कांग्रेस के साथ, पर उनको जब ये लगा कि कांग्रेस वेंटिलेटर पर है और अब इसमें कोई सांसें नहीं बची है, अंतिम स्थिति में अब ये पहुंच गई है, और इसलिए वो ये जानते हैं कि अब कांग्रेस का कोई भविष्य देश में नहीं है, और उन्होंने जो कहा है कि नेतृत्व की समस्या है, और इसलिए नेतृत्व कांग्रेस के पास नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने जमकर निशाना साधा। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह पत्थरबाजों को भटका हुआ बताकर उन्हें संरक्षण देने का काम करते हैं, जिसमें उन्होंने मस्जिद पर भगवा झंडा फहराने की बात कही है, और मस्जिद पर उस समय भी फिर उन्हें ट्वीट अपना वापस उठाना पड़ा जब देश भर के हिंदुओं ने उन पर हमला किया और कहा कि दिग्विजय सिंह झूठा है, दिग्विजय सिंह बेईमान है, दिग्विजय सिंह हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पे करना चाहता है। अरे दिग्विजय सिंह, क्या अफजल कसाब जो है बेचारा मुसलमान था? क्या हाफिज जो है बेचारा मुसलमान था? क्या अफजल कसाब ने जो बंबई में बम विस्फोट किया था वो बेचारा मुसलमान था? और जो सेना पर कश्मीर के अंदर जो पत्थर फेंकते थे वो बेचारे मुसलमान हैं? दिग्विजय सिंह, लगता है बेचारे तो अब तुम बन गए हो। मुसलमानों की जूठन खाते खाते तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है, और तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम हिंदुस्तान के खिलाफ में बोल रहे हो कि समर्थन में बोल रहे हो। तुमने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान की खाई को गहरा कर दिया। तुम जिन्ना की औलाद बनकर इस देश के अंदर कर रहे हो। जब जो तथ्य आपने चेक नहीं किए, क्या मध्य प्रदेश का 10 साल का मुख्यमंत्री ऐसा ही रहा, जितना बिना तथ्य चेक किए मस्जिद का फोटो डाल दिया, बिना तथ्य चेक किए बेचारे मुसलमान डाल दिए?
और उसने ये भी डाल दिया कि भाजपा के लोग उकसाते हैं और पत्थर फेंकते हैं। अरे दिग्विजय सिंह, थोड़ा सा सुधर जाओ। सामना के संपादक महोदय और सामना की सरकार के मुखिया उद्धव ठाकरे जी से हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि ठाकरे जी, आप वही ठाकरे हैं, श्रीमान बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र, जो बाला साहब ठाकरे की सिंह गर्जना से पूरा देश चौकन्ना हो जाता था और राष्ट्रवाद के ध्वज उठकर फहराने रखते थे। मुझे बताइए, क्या अगर एक बेटी महाराष्ट्र की, बहू महाराष्ट्र का बेटा आकर हनुमान चालीसा पढ़ता तो क्या अपराध था? अरे मातश्री में जो है आकर कोई नमाज पढ़े तो अपराध है, मातश्री में आकर कोई भारत विरोधी नारे लगाए तो अपराध है। अरे बाला साहब ठाकरे की स्मृति वाला भवन, बाला ठाकरे के परिश्रम का भवन और शिवसेना को राम के, जय श्री राम के खून से बना हुए भवन में अगर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा जाएगा तो क्या पढ़ा जाएगा? अरे उद्धव ठाकरे, आपका खून टमाटो हो गया है, आपका खून टमाटर है। आप में अगर बाला साहब ठाकरे का थोड़ा भी खून होता और जिस खून से ये मातृश्री भवन बना है, मातोश्री भवन बना है, उस खून की अगर थोड़ी भी पहचान होती तो मैं समझता हूं आप उसके लिए पुलिस से गिरफ्तारी नहीं कराते, बल्कि पलक पावड़े बिछा के कहते कि आओ तुम नहीं और 200-500 लोग लेकर। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार ने भले ही आंदोलन धरना प्रदर्शन पर कड़ा पहरा बिठा दिया हो, भले ही कड़ी शर्तों के बीच आंदोलन की पूर्व अनुमति का आदेश जारी किया हो, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार को बड़े आंदोलन की खुली चेतावनी दी है। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत अपने 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार की सुबह रायपुर पहुंचे। रायपुर पहुंचने पर मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने सरकार को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा ना हो कि दिल्ली की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी बड़ा आंदोलन हो। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को किसान हित में निर्णय करना चाहिए। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली यूपी में हुए बड़े किसान आंदोलन का ही असर है कि छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के किसान 115 दिन से आंदोलन पर बैठे हैं। बीते रविवार सुबह उन्हें एनआरडीए परिसर से बलपूर्वक हटा दिया गया था, जिसके बाद एक बार फिर किसान काया बांधा के पास जुटने लगे हैं। इन्हीं किसानों को संबोधित करने, सरकार से बातचीत करने किसान नेता राकेश टिकैत रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए टिकैत ने कहा कि सरकार को किसान हित में ही निर्णय लेना चाहिए, इसलिए वे किसानों से भी बात करेंगे और सरकार से भी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में निर्माण कार्य के कारण दर्शन व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। आपको बता दें कि मंदिर प्रशासन ने सामान्य, सशुल्क और वीआईपी आगंतुकों के लिए अलग अलग व्यवस्था की है। सामान्य श्रद्धालुओं को हर सिद्धि की पाल स्थित हाटकेश्वर धर्मशाला के सामने बने पैदल मार्ग से गेट नंबर 4 से मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। वहीं प्रोटोकॉल और पेड टिकट वाले श्रद्धालुओं को मंदिर के प्रशासनिक कार्यालय के पास निर्मल्या गेट से मंदिर में प्रवेश मिलेगा। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। थोड़ा अभी लोगों को दिक्कत हो रही है, बट आगे फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसमें अभी लोगों को थोड़ा टाइम लग रहा है, बट फ्यूचर में बहुत कम समय में अच्छे से लोगों के दर्शन हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों सूरज लगातार कहर ढा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल संभाग में अगले 3 दिन तक लगातार लू चलने की आशंका है। आपको बता दें कि वर्तमान में ग्वालियर का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिसके लू के चलते 2 से 3 डिग्री बढ़ जाने की आशंका है। ऐसे में लोगों को अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। वहीं बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस समय में चूंकि गर्मी बढ़ रही है तो लोगों को पानी काफी पीना चाहिए। कपड़े भी ढीले ढाले सफेद हल्के रंग के पहनना चाहिए। कोशिश ये करें काले रंग के कपड़े ना पहने और तेज धूप में ना निकलें।
जल्दी हम मरीज़ भी, जैसा कि अस्पताल में हमारे पास हम सुबह जल्दी ज़्यादा मरीज़ आ जाते हैं, जिससे वो ठंडक में दिखा के चले जाएँ। लोगों को जो भी अपने काम निपटाने हैं, सुबह शाम में निपटा लें, दिन में कम से कम निकलें, और अगर निकल भी रहे हैं तो अपने साथ पानी की बॉटल रखें। दिन में घर पे भी फलदार ये रसदार जो फल आ रहे हैं, जैसे तरबूज वगैरह है, उनका सेवन करें। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। बच्चों में ज़्यादा दिक्कत आती है, बच्चों को किस तरह बचाव करना है? बुजुर्ग लोगों बच्चों को तो निकालना ही नहीं है दिन में, है ना? उनको सुबह या शाम में निकालें। बच्चों को तो हम रोक सकते हैं, बड़ों को तो अपने काम में निकलना है, सब करना है। दूसरी चीज़, बच्चों को भी लगातार घर में पानी देते रहें, ठंडा देते रहें, मतलब उनमें पानी की मात्रा पर्याप्त बनी रहे, जिससे कभी ऐसा कुछ होता भी है, गर्मी लगती भी है या बाहर निकलते भी हैं, तो उन्हें एकदम से पानी की कमी नहीं होगी, तो बचा जा सकता है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, आप देख ही रहे हैं तापमान कितने बढ़ता चला जा रहा है। हम लोग भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने चेहरे को कवर करके चल रहे हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी रहे हैं, ग्लूकोज पी रहे हैं, इलेक्ट्रोल ले रहे हैं, बच्चों को भी दिला रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा चेकअप के लिए आए हैं कि गर्मी के लिए और क्या बचाव किया जा सकता है। क्या लगता है आपको कि बच्चों को और ज़्यादा कवर करके रखना चाहिए? बिल्कुल, घर से बाहर निकलना तो मुश्किल ही है इस टाइम पे, इस तरह का तापमान देख रहे हैं आप। भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी के मामले में नंबर 1 पर जाने वाले नगर परिषद भुआ बिछिया के कारनामे दिन ब दिन उजागर होते हुए हर रोज देखने को मिल रहे हैं। नगर परिषद में भ्रष्टाचार के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसे ही मामले को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और वार्ड वासियों ने कलेक्टर के नाम बिछिया सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। हमारे ग्राम भुआ बिछिया में वार्ड वासियों ने आरोप लगाया है कि वर्तमान समय में नगर परिषद के द्वारा मकान एवं नल टैक्स की अप्रत्याशित दर, जो कि पहले 100 रुपये थी, अब उसको बढ़ा करके 230 रुपये कर दिया गया है। जबकि अभी कुछ सालों पहले ही 8 करोड़ की नल जल योजना हमारे ग्राम भुआ बिछिया के लिए आई हुई थी, परंतु वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। आज उसका खामियाजा हमारे पूरे ग्राम के वासी, वार्ड वासी सभी भुगत रहे हैं। हफ्ते में कभी 1 दिन नल आता है तो कभी 2 दिन, महीने में 30 दिन तो आज तक नल नहीं आया, और जो टैक्स है पूरा वसूल किया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में और भीषण गर्मी को देखते हुए यहाँ के ग्रामवासी, वार्डवासी बहुत परेशान हैं। ये तो नल जल योजना हुई, यहाँ पर जो सीसी रोड आई हुई थी बनने के लिए, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। बनते देर नहीं और गिट्टियाँ निकलना शुरू हो गई हैं। यहाँ जो मकान निर्माण हो रहे हैं उसमें इंजीनियरों द्वारा 30,000 कभी 50,000 रुपये की राशि मांगी जाती है। पीछे की मुख्य समस्या ये रही है कि जिस प्रकार से 8 करोड़ की नल जल योजना के तहत जो पाइपलाइन डाली गई थी, और उसमें अभी भी 2021 में भी पानी घर तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण भीषण गर्मी में आमजन इतना परेशान है कि दूर दूर से पानी ला रहा है। और टैक्स की बात रही तो ये टैक्स मूल वृद्धि इतनी तेज बढ़ाई जा रही कि उसकी डबल की जा रही है, जिसका हमें सीएमओ से हमने बात की और ज्ञापन भी सौंपा। हमारी समस्या है भैया, जहाँ 100 रुपया था नल जल टैक्स, जहाँ एक टाइम पानी दे रहा है, अब जब सीएमओ साहब कर दो 230, अभी 100 तो हम पटा नहीं सके, तो 230 कहाँ से पटा सके, और पानी मिले नहीं। मोटर वाले खींच खींच के पानी भर रहे हैं, और हमारे कने आधो ड्राम भी पानी नहीं। एमपी की शिवपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने गांजे की तस्करी करते हुए एक महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि शिवपुरी के कोतवाली पुलिस ने स्विफ्ट कार से लाखों रुपए की गांजे की तस्करी करते हुए एक महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। कोतवाली थाना पुलिस को मुखबिर की तरफ से सूचना मिली थी कि कुछ लोग कार से बड़ी मात्रा में उड़ीसा से गांजा खरीदकर राजस्थान के रास्ते शिवपुरी में खपाने ला रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कल हमारे को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक स्विफ्ट कार में कुछ 1-2 महिलाएं भी हैं, 1-2 पुरुष हैं, 4-5 लोग जो हैं राजस्थान तरफ से गांजा लेके आ रहे हैं, और 2-3 जगह से उनके आने की संभावना थी। उस आधार पे हमने 2 पार्टियां बनाकर चेकिंग लगाई थी, और रातौर वाली पुलिया पर चेकिंग करने के दौरान वो स्विफ्ट कार हमारे को मिली, उसमें एमपी के शिवपुरी जिले की कोतवाली पुलिस ने 2 ऐसे ठगों को गिरफ्तार किया है जो पीतल के सिक्कों को सोने का बताकर लोगों से ठगी किया करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 39 मुगल कालीन नकली सिक्के बरामद किए हैं।
पकड़े गए दोनों ठग शिवपुरी के तेंदुआ थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो गढ़ा हुआ धन निकालने की एवज में लोगों को ठगने का काम करते हैं। जहां ठगों से पुलिस पूछताछ कर रही है, तो वहीं अन्य साथियों की तलाश भी की जा रही है। नकली सिक्कों का मामला ये है कि एक फरियादी ने हमारे को सूचना दी थी कि कुछ लोग मेरे पास आए थे और मुगल कालीन सिक्के सोने के बताकर बेच रहे थे। उसने जब तस्दीक करी कि वो सिक्के नकली हैं, तब सूचना दी, तो उन 2 लोगों को हमने पकड़ा है। और इन लोगों के साथ में और भी 2-4 आदमी हैं जिनकी हम तलाश कर रहे हैं। इनका काम यही है कि एक हाथ असली सिक्का बता देते हैं और उसके बाद नकली सिक्के हमें गड़े धन में मिले, इस प्रकार का कह के और ठगी का प्रयास करते हैं। कहाँ के हैं सर ये इधर तेंदुआ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और गड़ा धन भी निकालने के लिए ये इसी प्रकार का काम करके ठगी की कार्रवाई करते हैं। ये सिक्के टोटल 49 हैं। सर उसमें कुछ लिखा हुआ है? इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।